डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैथिली भाषा का ऐतिहासिक विकास क्रम। तो ऐतिहासिक विकास क्रम तो अभी पिछले क्लास में पढ़े कि मैथिली भाषा का उद्भव और विकास किस तरह से हो गया। तो ये विकास का जो क्रम है, तो विकास का क्रम विकास तो कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है, वो तो विकास अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे मनुष्य का ही विकास देख लीजिए, अब 2000 ईस्वी में जो मनुष्य का जो समाज था, अब 2020 में जो समाज है, अब 2050 में जो समाज होगा, और 3000 में जो समाज होगा, और 1900 में जो समाज था, तो ये समाज का ही विकास देखिए। जब उसी तरह से जिस तरह से मनुष्य विकास हो रहा है, समाज विकास हो रहा है, उसी तरह से भाषा का भी विकास हो रहा है। जो आपको हम पहले भी पढ़ाएं कि भाषा का विकास किस प्रकार से होता है, भाषा में परिवर्तनशीलता, भाषा में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, भाषा में परिवर्तनशीलता के क्या क्या कारण है, आंतरिक कारण, बाह्य कारण, वो जो सब आपको टॉपिक बताए थे, वो प्रक्रिया उसी प्रकार से। मतलब कहने का सारांश मेरा भाव ये है कि मैथिली भाषा का भी विकास अनवरत चल रहा है, हर भाषा का विकास चल रहा है अनवरत। तो उसी में अब हमको पढ़ना है मैथिली भाषा का ऐतिहासिक विकास क्रम। ऐतिहासिक शब्द का मतलब क्या होगा? इतिहास से। तो अब वो पहला टॉपिक जो हम पढ़े मैथिली भाषा का उद्भव और विकास, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज था, वो जन्म से लेकर के अभी तक का डिटेल्स समझाना था उसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमको सिर्फ ऐतिहासिक विकास क्रम बताना है। यानी मैथिली भाषा पैदा हो चुका है, अब वो वहां पैदा होने के बाद से किस तरह से विकसित हुआ है वो ही इस टॉपिक में बताना है। तो दोनों टॉपिक अलग अलग है, ये ध्यान रखिएगा। उद्भव और विकास में हमको भारतीय भाषा परिवार, कैंटूम, सतम शाखा, और सतम शाखा में भारतीय आर्य भाषा, और भारतीय आर्य भाषा में जो क्लासिफिकेशन किए मैथिली को जो स्थान दिए हैं वो सब कवर करेंगे उसमें। अब यहाँ पे जो है ये ऐतिहासिक विकास क्रम का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे हमको मैथिली भाषा को 3 काल में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा के लिए मैथिली भाषा को 3 भाग में बांटा गया है। आदिकाल, यानी कि जो शुरुआती मैथिली भाषा का जो इनिशियल पीरियड था, आदिकाल। मैथिली भाषा के जन्म लेने के बाद जब मैथिली भाषा अपने स्वतंत्र एग्जिस्टेंस में आ गया, तो वो जो फर्स्ट फेज था उसका वो आदिकाल हो गया, और सेकेंड पीरियड जो उसका हो गया मध्यम काल हो गया, और जो थर्ड पीरियड होगा वो आधुनिक काल, वर्तमान काल, जो अभी भी चल रहा है। तो अब ये जो अलग अलग भाषा वैज्ञानिक होंगे, तो भाषा विज्ञान जो होता है वो गणित की तरह नहीं चलता है कि अब आदिकाल है तो आदिकाल का एक टाइम पीरियड होगा, मध्यम काल का एक टाइम पीरियड होगा, और आधुनिक काल का भी टाइम पीरियड है। तो आदिकाल में, अब आदिकाल में जो आदिकाल मतलब पार्टिकुलर ईयर, कौन से ईयर को माना जाए कि यही आदिकाल है, उस पर थोड़ा अलग अलग विद्वान में कंफ्यूजन होता है। क्यों होता है? अब किसी व्यक्ति का जन्म हुआ तो उसका पार्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ होगा, जैसे मान लीजिए कि 19 सितंबर 2000 उसका डेट ऑफ बर्थ है, तो वो तो व्यक्ति एक दिन को पैदा हो गया। लेकिन भाषा तो ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर डेट और पार्टिकुलर ईयर कोई पैदा होगा। अब जो भाषा 2000 में बोली जा रही है वही भाषा 2001 में बोली जा रही है, अब वही भाषा 2002 में बोले, तो ये इसमें एक मतलब पार्टिकुलर ईयर नहीं होता है, एक टाइम फ्रेम होता है, एक रेंज होता है। तो ये आपको बताएं कि इसमें आगे टॉपिक में आएगा कि आदिकाल का टाइम पीरियड कुछ विद्वान ये मानते हैं, कुछ विद्वान ये मानते हैं। तो हर विद्वान का अपना अपना राय है। कुछ कोई विद्वान किसी लॉजिक के आधार पर आदिकाल का टाइम पीरियड ये मानते हैं, और दूसरा विद्वान आदिकाल को दूसरे लॉजिक के आधार पर टाइम पीरियड ही दूसरा मानते हैं। लेकिन वो टाइम पीरियड आसपास का ही टाइम पीरियड है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। अब देखिए ऐतिहासिक विकास क्रम, ठीक है। तो पहले इसमें अब आपको बताया कि पहले जो टॉपिक होगा, तो इस टॉपिक में क्या है, ऐतिहासिक विकास क्रम है। यहां पे मेन का टर्म है ऐतिहासिक और विकास क्रम, विकास का क्रम। तो ऐतिहासिक में क्या है कि अब ऐतिहासिक तो आपको पहले बताया कि इंट्रोडक्शन दीजिएगा। इंट्रोडक्शन में क्या दीजिएगा? इंट्रोडक्शन में पहले आप ये बता दीजिए कि मैथिली भाषा का उद्भव कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुआ, हल्का सा ब्रीफ में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन का डिमांड नहीं है, ये सिर्फ बैकग्राउंड है। तो प्रश्न में जब लिखेंगे तो पहले हम सिर्फ मैथिली भाषा का उद्भव के बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब कर देंगे। तो इसमें बता देंगे कि मैथिली भाषा का उद्भव 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य मानल जायत अछि। जायज भी लिखते हैं उसको, लेकिन जायत अच्छी क्यों? क्योंकि यही आपको टाइम बताया कि जो सिद्धाचार्य लोग का जो टाइम फ्रेम था, सिद्धाचार्य लोग का जो टाइम पीरियड था, उन्हीं के प्रभाव से मैथिली भाषा का अपने ओरिजिन रूप में आया। तो ये उनके प्रभाव से वही मैथिली भाषा को उद्भव 9वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य मानल जाते हैं। अब ये कोनो भाषा को उद्भव साहित्यक उद्भव से 100 से 200 वर्ष पहले हुए थे। अब स्वाभाविक तौर पर पहले भाषा उत्पन्न होगा, फिर साहित्य पैदा होगा। जो आपको पहले बताया कि पहले कोई भाषा स्वतंत्र रूप में आएगा, उसके भाषा में जब भाषा अपने आप में जब स्वतंत्र हो जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, अपने विकास को प्राप्त कर लेगा, उसके बाद साहित्यकार लोग उस भाषा में रचना आरंभ करेंगे। उसी तरह से मैथिली के उद्भव से हो साहित्य से 100 से 200 वर्ष पहले, जो हर भाषा में फॉर्मूला चलता है वही मैथिली में भी चलता है कि मैथिली भाषा के उद्भव मैथिली साहित्य से 100 से 200 वर्ष पहले भेल अछि।
आधुनिक भारतीय भाषा के उद्भव अभ्रंश से भेल अछि। आधुनिक भारतीय भाषा का उद्भव अभ्रंश से हुआ है। जो अभ्रंश है इससे आधुनिक भारतीय भाषा का उद्भव हुआ। लेकिन मैथिली का उद्भव किससे हुआ है? अवहट से हुआ है। अब देखिए ये जो चार्ट है, इस चार्ट में देखिए कि अब आपको पता है कि अब ये जो वैदिक संस्कृत है, मैं संस्कृत जो भारतीय आर्य भाषा में हम लोग पढ़े थे कि वैदिक संस्कृत से ये बन गया लौकिक संस्कृत, मैंने टाइम पीरियड में विकास के क्रम में। फिर लौकिक संस्कृत जो है वो काफी टाइम के बाद क्या बन गया? प्राची प्राकृत। और प्राची प्राकृत जो है वो फिर समय अंतराल में क्या हो गया? मागधी प्राकृत में कन्वर्ट हो गया। फिर मागधी प्राकृत जो है वो प्राकृत भाषा, फिर अपभ्रंश भाषा का स्वरूप धारण की। वो सब टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे हमको सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देना है, ब्रीफली ही बताना है, उसको डिटेल्स में नहीं समझाना है। अब प्राकृत जो है सो किसमें बन गया? अपभ्रंश में। अब अपभ्रंश जो है, अब हर भाषा का उद्भव अपभ्रंश से ही हुआ है, लेकिन मैथिली के साथ क्या है कि मैथिली का उत्पत्ति जो है अपभ्रंश से होते हुए पहले अवहट में आया और अवहट से होके मैथिली में आया। लेकिन बांग्ला सब का जो क्या है कि वो मागधी अपभ्रंश है, तो उसी से वो बांग्ला निकल गया। लेकिन मैथिली के लिए एक स्पेशल कड़ी है अवहट, तो ये अवहट से हुआ है। इसके बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग राय है कि अवहट को कुछ लोग अपभ्रंशी मानते हैं, कुछ लोग इसको एक अलग भाषा मानते हैं, लेकिन वो हमारा यहाँ पे वो टॉपिक का मुद्दा नहीं है, वो उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हम ये बता देंगे कि मैथिली का उद्भव जो है अपभ्रंश से होते हुए अपभ्रंश से होकर पहले अवहट में आया, फिर अवहट से होकर के हमारे मैथिली भाषा का उत्पत्ति हो गया। अब मैथिली भाषा का उत्पत्ति बता दिए। अब आगे हमारा मेन टॉपिक, ये हमारा सिर्फ बैकग्राउंड था कि मैथिली भाषा का ऐतिहासिक विकास क्रम पढ़ रहे थे। तो ऐतिहासिक विकास क्रम में हम ये देख लिए कि मैथिली भाषा का उद्भव यहाँ से 9 शताब्दी से 13 शताब्दी के बीच हो गया, और उसके बाद साहित्य का उद्भव जो होता है भाषा के उद्भव के 200 वर्ष के बाद होता है लगभग। और आधुनिक भारतीय भाषा का उद्भव अपभ्रंश से हुआ और मैथिली का उद्भव जो है अवहट से हुआ। ये हमारा सिर्फ बैकग्राउंड था। बैकग्राउंड के बाद अब हमारा मेन टॉपिक जो बॉडी है, आंसर का बॉडी है कि मैथिली भाषा का ऐतिहासिक विकास क्रम किस प्रकार से हुआ। अब बॉडी में क्या हुआ कि काल के दृष्टिकोण से, काल का मतलब क्या हुआ? समय के दृष्टिकोण से मैथिली भाषा को तीन कालखंड है, जो आपको अभी पहले समझाए थे थोड़ा देर पहले कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इसको 3 प्रकार से वर्गीकृत कर दिया गया। मैथिली भाषा का जो कालखंड है उसको 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। अब पंडित गोविंद झा, आपको पता है कि पंडित गोविंद झा जो है वो बहुत बड़े भाषाविद हैं, और बताए थे कि अभी भी जीवित हैं और मैथिली के काफी प्रबुद्ध पर्सनालिटी हैं। तो इनका जो एक ये मैथिली परिशीलन नाम का किताब लिखे, अपन पोथी का मतलब होता है किताब। मैथिली परिशीलन में वो मैथिली भाषा का जो ऐतिहासिक विकास क्रम है उसके काल पर वो चर्चा किए, और वो प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल के अलावा वो एक और काल बताते हैं, संधि काल वो बताते हैं। आदि काल से पहले वो एक संधि काल बताते हैं, इसका वो टाइम पीरियड बताते हैं 700 से लेकर 1000 ईस्वी तक। मतलब संधि काल का मतलब ये हुआ कि संधि काल का अर्थ वो हुआ कि जोड़ने, संधि का मतलब होता है जोड़ना। तो संधि काल का मतलब वो पीरियड जब मैथिली भाषा बन रहा था न, मैथिली भाषा पूर्ण रूप से बना नहीं था। जैसे कोई बच्चा माँ के गर्भ में होता है, 9 महीने के टाइम पीरियड होता है, तो उसमें क्या होता है, बच्चा का विकास हो रहा होता है। फिर बच्चा 9 महीना बाद के जन्म लेता है, तो फिर उसी तरह से ना भाषा के पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, तो वो जो 9 महीना का जो टाइम पीरियड है, जैसे बच्चा गर्भ में है, उसी तरह से जो मैथिली भाषा जो है जब बन रहा था तो वो हो गया संधि काल, 700 से 1000 ईस्वी। और जैसे बच्चा जन्म ले लेता है तो जब उसका 1 साल 2 साल काउंटिंग करना शुरू करते, 3 साल 4 साल, वो हो गया प्राचीन काल। तो ये 700 से 1000 ईस्वी के बीच को जो है संधि काल मानते हैं गोविंद झा, पंडित गोविंद झा। मैथिली भाषा का संधि काल 700 से 1000 ईस्वी के बीच मानते हैं। और संधि काल के बाद जब मैथिली भाषा पूर्ण रूप में बन गया, अपने स्वरूप में आ गया, वो हो गया प्राचीन काल। तो प्राचीन काल हो गया आपको 1000 से 1600 ईस्वी के बीच में। वो उनका तर्क है, गोविंद झा का तर्क है। उसी तरह से मध्यकाल जो है वो मध्यकाल मानते हैं 1600 से 1860 ईस्वी को। अब आधुनिक काल जो है, आधुनिक काल 1860 ईस्वी से अभी तक, आधुनिक काल जो है
1860 से प्लस अभी तक मानते हैं। तो अब इसका थोड़ा सा अभी संधि काल, अब चूंकि गोविंद झा सबसे बड़े विद्वान है मैथिली भाषा विज्ञान के, तो उनका जो तर्क है वो वैलिड तर्क है, तो इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो संधि काल 700 से 1000 ईस्वी के बीच का टाइम पीरियड है। और संधि काल कहने का कारण यह है कि आपको, जैसा कि आपको पता है कि मैथिली जो है सो प्राकृत, मैथिली संधि काल में मैथिली जो प्राकृत से होते हुए अपभ्रंश में आया, और अपभ्रंश से होते हुए अभट्ट में आया, और अभट्ट से होकर के मैथिली अपना स्वरूप किया। तो संधि काल के टाइम में क्या था कि तीनों भाषा का प्रयोग हो रहा था, प्राकृत का भी प्रयोग हो रहा था, अपभ्रंश का भी और अभट्ट का भी, और लोक भाषा। लोक भाषा मतलब मैथिली बन रहा था, तो मतलब उस विकास के क्रम में तीनों स्तर का भाषा का प्रयोग हो रहा था। और ये जो संधि काल है, ये संधि काल का एक विशेषता ये है, जैसा कि आपको पता है कि जो मागधी प्राकृत में कि मैथिली, बांग्ला, उड़िया, असमिया, इस सब का स्रोत तो यही है संधि काल में ही। अब इधर मैथिली बन रहा था इस पीरियड में 700 से 1000 ईस्वी के, इधर मैथिली बन रहा था, उधर बांग्ला बन रहा था, उधर उड़िया, उधर असमिया। तो इस पीरियड में ही अलग अलग, ये सब तो अपने बहन ही है, सारी भाषाएं मैथिली ये अपनी बहनें हैं, क्योंकि इनका ओरिजिन एक है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मागधी प्राकृतक सब भाषा डेट इज जो मैथिली, बांग्ला, उड़िया, असमिया, ये सब है, ये सब जो है इस अही कालक भाषा का पनपन साहित्य की सामग्री मानता है। तो इस 700 से 1000 ईस्वी में जो साहित्य है, तो ये जितने मैथिली वाले हैं, बांग्ला वाले, असमिया वाले, सब अपना अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं कि इस टाइम पीरियड में जो भी साहित्य मिलता है वो हमारा साहित्य है। अलग अलग विद्वानों का अलग, सब अपना अपना मानते हैं। क्यों? क्योंकि ओरिजिन सबका सेम है यहाँ पे। वही कालखंडक भाषा में सिद्धाचार्य का रचना, इस कालखंड में आपको बताएंगे 700 से लेके 900 से 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के आसपास का ये सब जो टाइम पीरियड है, यहाँ सिद्धाचार्य लोग हुआ करते थे। तो सिद्धाचार्य की जो रचना है, जिसमें क्या है, चर्यापद है, चर्यापद, डाकार्णव, दोहा कोश। तो सिद्धाचार्य वज्रयान शाखा के साधु थे, तो अलग अलग जगह जाकर के अपना ये मत प्रतिपादित करते थे, तो स्थानीय भाषा में करते थे। तो ये चर्यापद जो है, वो चर्यापद उनके संकलन है। तो ये तो चूंकि विद्वान थे नहीं, ये तो अपना लोक भाषा में या स्थानीय भाषा में काव्य का रचना नहीं करते थे, जैसे कबीर तो विद्वान तो नहीं है वो, लेकिन अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पे उनके बहुत सारे दोहा हैं, तो जो बोले हैं और बाद में लोग उनको लिख लिया है, और लिख करके फिर किताब में फॉर्म में पब्लिश हुआ। इसी तरह सिद्धाचार्य भी, उनकी भी ऐसे बहुत सारे कहवी दोहा समझ लीजिए, कहवी समझ लीजिए, तो वो उन्होंने लिखा हुआ नहीं है, उन्होंने बोला है, जो बाद के टाइम में ये हर प्रसाद शास्त्री जो है 1912 ईस्वी के आसपास संकलन किए, उनका जो सिद्धाचार्य का जो रचना है उसको संकलित किए, मैंने इकट्ठा किए। दोहा, बौद्धगान और दोहा के नाम से हर प्रसाद शास्त्री ने इसका संकलन किया सिद्धाचार्य की रचनाओं का। और तो उसको फिर वो 3 भाग में बांटे, एक पहला चर्यापद, डाकार्णव और दोहा कोश, इसको 3 भाग में बांटे डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री। ये अलग से पढ़ेंगे, ये जो साहित्य का इतिहास हम पढ़ेंगे, अभी तो हम भाषा का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसका जो सेकंड मतलब सेक्शन है साहित्य का इतिहास, उसमें हमको डिटेल्स में पढ़ना है, उसको डिटेल से पढ़ना है। अभी सिर्फ इसका जिक्र आ रहा है, अभी चर्चा कर रहे हैं, अभी इतने से ही काम चलाइए, उसमें उसको पूरा पढ़ेंगे। तो ये चर्यापद में जैसे कुछ इसका रचना है, चर्यापद का जो कुछ रचना है, जैसे देखिए, सिद्धू रति में पढ़वे पढ़िया मंड पिबंता बिसरा एलियो। तो जो जिस मिथिलांचल में अभी भी कहता है कि अगर तुम अगर अहाँ मोर पीबे तो अहाँ जल्दी बिसर जेबे। तो मोर मिथिला में जो विद्या आरंभ होइ छै, जो अक्षर आरंभ होइ छै, वो सिद्धू माने सिद्धिरस्तु के से एखनो तक होइ छै। ई जे कहबी छै से एखन धरि प्रचलित छै, चर्यापद के समय से ही प्रयोग कयल जाइ छै। एकर बाद और छै, जेना डाक घाक के रचना छै, अभी डाक घाक के रचना छै, प्राकृत डाक घाक के रचना छै, वो एही कालक रचना छै। डाक घाक रचना में कहै छै, शुक्र दिन के बादरी रहे शनिचरा छाय, कहे घाग सुनु घागनी बिनु बरसे नहीं जाए। तो डाक घाक जे छलखिन ओहो एही टाइम पीरियड रहथिन, तो भविष्यवाणी शैली में रचना करैत रहथिन। तो एहन तरह के जो कृषि और मौसम से संबंधित जे रचना छै से वो डाक घाक केलखिन। आ सिद्धाचार्य वज्रयान शाखा के साधु रहथिन। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद जो प्राकृत पेंगलम है, प्राकृत पेंगलम है एक छंद शास्त्र का ग्रंथ है, जो छंद शास्त्र के ग्रंथ में
मैथिली का जो प्राचीन स्वरूप है वो मिलता है। इसके अलावा विद्यापति का जो कृतिलता है, कृति पताका, ये जो विद्यापति जो कृतिलता और कृति पताका है ये अवहट भाषा में लिखे हैं। कृतिलता कृति पताका अवहट भाषा में लिखे हैं। और डाक वचन, ये जो डाक वचन जो अभी आपको बताया कि डाक घाक, ये डाक घाक का जो रचना है, डाक घाक का रचना जो अभी आपको सुना है, शुक्र दिन के बादरी रहे शनिचरा छाए, कहे घाघ सुनो घाघनी बिनु बरसे नहीं जाए। तो ये भविष्यवाणी शैली में कहा करते थे। इसके बाद वरद रत्नाकर जो आपको बताया ज्योतिरेश्वर ठाकुर, ये सब जो है ये आपको इसमें संधि काल में मिल गया। ये सब आपको संधि काल में मिल गया। एक बार फिर से हम कंक्लूड कर देते हैं। तो संधि काल 700 से 1000 ईस्वी के आसपास का टाइम है। इसको संधि काल सिर्फ इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें मैथिली भाषा बन रही थी। अर्थात इस काल की भाषा में तीनों चीज मिलता है, प्राकृत भी मिलता है, अपभ्रंश मिलता है, अवहट लोक भाषा और लोक भाषा भी मिलता है। और बाकी प्राकृत की जितनी भाषाएं जैसे मैथिली, बंगला, उड़िया और असमिया, सभी इसको अपना अपना साहित्य का सामग्री इसमें अपना अपना ढूंढते हैं, क्योंकि इन तीनों का ओरिजिन यहीं से हुआ है। और इस कालखंड की जो भाषा है, संधि काल की जो भाषा है, वो सिद्धाचार्य की रचना में मिलती है। ये चर्यापद, दोहा, डकारनम, दोहा कोश, ये सिद्धाचार्य की रचनाएं हैं। इसके अलावा प्राकृत पेंगलम छंद शास्त्र का ग्रंथ है। छंद शास्त्र, छंद क्या होता है? छंद ये होता है कि मात्रा और वर्ण के मिलने से जो काव्य में लयात्मकता और संगीतात्मकता आ जाती है। जैसे कि हनुमान चालीसा जो आप लोग पढ़ते हैं, चौपाई छंद में लिखा हुआ है। श्री गुरुचरण सरोज, वो जो आगे जो कंक्लूड करते हैं, श्री गुरुचरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर जसो जोदायक फलचार बुद्धिहीन तर जान के सुमरो पवन कुमार। तो ये जो चार मतलब ये देखिए इसमें जो होता है, अब श्री गुरु चरण सरोज रज, अब श्री गुरु, अब चरण सरोज रज, इसमें आएगा। यहाँ पे जो होता है तो एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये होगा आगे वाला, तीसरा पद और उसके बाद चौथा पद, और यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे डबल लाइन। ये जो है ये छंद रचना में, इसको चौपाई छंद में कहते हैं। ये साहित्य का जो सेकंड पेपर पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल्स में समझाएंगे वहां पे। अभी तो सिर्फ मतलब ये बता दें कि ये प्राकृत पेंगलम जो है ये छंद शास्त्र का ग्रंथ है जो प्राकृत भाषा में मुख्य रूप से लिखा हुआ है। इसके बाद जो है आती है प्राचीन कालीन मैथिली। प्राचीन कालीन मैथिली जो है, इसमें आपको पहले बता दें कि अलग अलग विद्वान का अलग अलग मत है। कुछ विद्वान जो है इसको प्राचीन काल को 1000 ईस्वी से 1300 ईस्वी के बीच का प्राचीन मानते हैं, और कुछ विद्वान 1200 ईस्वी से 1600 ईस्वी के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको मानते हैं मैथिली भाषा का प्राचीन काल। और डॉक्टर जयकांत मिश्र हैं, डॉक्टर जयकांत मिश्र भी इन्होंने मैथिली साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, और ये बड़े स्कॉलर हैं ये भी, डॉक्टर जयकांत मिश्र। तो ये जो है 1300 ईस्वी से लेकर के 1600 ईस्वी तक का टाइम पीरियड मानते हैं मैथिली भाषा का प्राचीन काल। और वहीं पंडित गोविंद झा जो है वो 1000 ईस्वी से 1600 ईस्वी के बीच का टाइम पीरियड मानते हैं। तो ये जो अलग अलग टाइम पीरियड है, मतलब मोटा मोटी देखिए तो 1000 ईस्वी से लेकर के 1600 ईस्वी के बीच का जो टाइम पीरियड है वो प्राचीन काल में आ जाता है। और ये मत भिन्नता का कारण आपको पहले ही बताया कि काल विभाजन के लिए कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है, भाषा का विकास क्रमबद्ध रूप से होता है। और अचानक जो है सो अचानक कोई भाषा आदिकाल से मध्यकाल में नहीं आ जाएगा, ठीक है, वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है। तो ये आदिकाल का देखते हैं। और आदिकाल में जो मेन लिटरेचर है हमारा, ज्योतिरेश्वर का वरद रत्नाकर है और विद्यापति का पदावली है। तो इस दोनों मेन लिटरेचर जो हमको उपलब्ध है, ज्योतिरेश्वर का वरद रत्नाकर और विद्यापति का पदावली, ये हमको उपलब्ध है। तो इसमें जो भाषा है उस भाषा के आधार पर, क्योंकि हम भाषा का व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो क्या इस भाषाई क्या विशेषता है प्राचीन मैथिली। अब हम प्राचीन मैथिली की विशेषता पढ़ेंगे, भाषाई विशेषता। तो प्राचीन मैथिली भाषा की विशेषता ध्वनि, कारक, लिंग, सर्वनाम, क्रियापद, शब्दावली एवं छंदक आधार पर देखा जा सके। ध्वनि की दृष्टि से देखिए, पहले ध्वनि की दृष्टि से किस तरह से विशेषता है। प्रामे का अर्थ होगा प्राचीन मैथिली। प्रामे मतलब प्राचीन मैथिली। ध्वनि के दृष्टि से प्रामे में संयुक्ताक्षर वाला तत्सम शब्द के तद्भव बना दिल जाए, जाहि से शब्द में संयुक्ताक्षर में नहीं रहे। जैसे देखिए अब प्रामे में क्या कर रहा है कि संयुक्ताक्षर वाला जो तत्सम शब्द है
उसको तद्भव बना दिया जा रहा है, जिससे वो संयुक्ताक्षर में नहीं रहे। जैसे तत्सम आपको पता होगा, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये सब का 5 अलग क्लासिफिकेशन होता है। तो जैसे तत्सम शब्द में लुब्ध, कृष्ण और ध्यान है। अब ये संयुक्ताक्षर है, मतलब संयुक्त अक्षर, ये ब और ध जो है ये देखिए संयुक्त है। तो अब इसको क्या किया, तद्भव में संयुक्त अक्षर वाला तत्सम शब्द को तद्भव बना दिया जाता है। अब ये देखिए ये ब और ध यहाँ पे संयुक्त था, अब लुब्ध को लुबुध कर दिया। कृष्ण है यहाँ पे मूर्धन्य स और नौ, ये संयुक्त है, कृष्ण को यहाँ पे किशुन कर दिया। तो भाई तत्सम शब्द जो था वो तद्भव में बना दो, संयुक्ताक्षर को क्या किया, हटा दिया गया। तो इस काल का जो ये जो एक ट्रेंड देखा गया है कि जो संयुक्ताक्षर वाला जो तत्सम शब्द था उसको तद्भव बना दिया गया। अब ध्यान है, ध आयो में संयुक्त है, इसको ध्यान कर दिया गया। तो ये प्राचीन मैथिली का एक विशेषता है कि इसमें संयुक्ताक्षर वाला जो तत्सम शब्द है उसको तद्भव बना दिया गया है और उसमें संयुक्ताक्षर को हटा दिया गया है। ये हो गया ध्वनि के दृष्टि से एक विशेषता। ऐसे बहुत सारी विशेषताएं हैं प्राचीन मैथिली की, लेकिन हमको 6-7 विशेषता कम से कम पता होना चाहिए जो हमको एग्जाम में लिखना है। ध्वनि के दृष्टि के बाद हो गया कारक की दृष्टि से। कारक की दृष्टि से क्या हो गया कि प्राचीन मैथिली में बेसी ठाम कारक चिन्ह लुप्त रहते थे। बेसी ठाम का मतलब वो अधिकांश जगह प्राचीन मैथिली में कारक चिन्ह लुप्त था, वहां पे मतलब कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं पे कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। तो जैसे आपादान कारक में संयों का प्रयोग, यो है, चौ छ जौ झो यो, चवर्ग में जो यो होता है। आपादान कारक में कारक कारक पता है कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान। तो आपादान कारक में संयों का यो का प्रयोग होता है, ये संयों का। जैसे उदाहरण के एग्जाम्पल में जैसे है करसों ससरी पारस मणि खसल। अब करसों मैंने कर मतलब हो गया हाथ, हाथ से ससरी हाथ से ससर का पारस मणि गिर पड़ल, खसल मतलब गिर गया। पारस मणि वो पता होता है कि जो पारस मणि एक ऐसा मणि होता है कि लोहा में अगर वो सटा देंगे तो लोहा भी क्या होगा, सोना का बन जाएगा। तो वही कह रहा है कि करसों, ये देखिए यहाँ पे आपादान कारक में इसका प्रयोग संयोग, तो हाथ से ससर के हाथ से उसका जो पारस मणि है वो गिर गया। ये कहीं का मतलब ये है, कोट किया हुआ है, मतलब कोई दोहा है उससे एक लाइन ये उठाया गया, करसों ससरी पारस मणि। एग्जाम्पल में आप दे देंगे इसको। कारक के बाद हो गया लिंग के दृष्टि से। लिंग के दृष्टि से देखिए प्राचीन मैथिली भाषा में लिंग के प्रयोग हिंदी भाषा जगह दो रूप में, शब्दगत लिंग और वस्तुगत लिंग के रूप में होता है। अब देखिए समझा रहा है इसको कि अब जैसे देखिए अभी वर्तमान में क्या होता है कि हिंदी में जैसे कहते हैं छाता मिला, माने छाता मिला यानी छाता मिल गया, और घड़ी मिली यानी घड़ी मिल गई। तो छाता जो क्या हो पुल्लिंग हो गया और घड़ी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। तो हिंदी में क्या है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का इस तरह से विभेद है। लेकिन आधुनिक मैथिली में अगर हम इसको बोलेंगे तो छाता भेटल और घड़ी जो है वो भी भेटल, छाता भेटल और घड़ी भेटल, दोनों में भेटल। तो यहाँ पे क्या इस तरह से लिंग भेद नहीं होता है आधुनिक मैथिली, वर्तमान मैथिली में। लेकिन प्राचीन मैथिली में क्या होता था, इस तरह से हिंदी में वर्तमान में लिंग का दो भेद है, इसको शब्दगत लिंग और वस्तुगत लिंग कहते हैं, जो लिंग का दो भेद होता है। तो प्राचीन मैथिली में भी इस तरह का लिंग भेद होता था, लेकिन आधुनिक मैथिली में यह लिंग भेद नहीं होता है। अब छाता भेटल घड़ी भेटल, छाता मिला घड़ी मिली, हिंदी में कहेंगे, लेकिन मैथिली में वहां पे लिंग भेद नहीं होगा, छाता भेटल घड़ी भेटल। ये हो गया दूसरा पॉइंट, लिंग के दृष्टि से हो गया। अब पहला पॉइंट आप क्या देखे थे, कारक के दृष्टि से। दूसरा पॉइंट हो गया लिंग के दृष्टि से। अब तीसरा पॉइंट देखिए सर्वनाम के दृष्टि से। तो सर्वनाम देखिए किस तरह से प्राचीन मैथिली में सर्वनाम का प्रयोग किस प्रकार से होता था। जैसे जसु माने जकर माने जिसका, ये वर्तमान मैथिली में, ये प्राचीन मैथिली में सर्वनाम का किस तरह से कुछ सर्वनाम का उदाहरण दिए हैं, क्योंकि भाषा पढ़ रहे हैं तो व्याकरण बताना पड़ेगा। तो व्याकरण हम सर्वनाम का उदाहरण दे रहे हैं कि जसु मतलब हो गया जकर, और तसु मतलब हो गया तकर, माने जसु मतलब जिसका, जकर मतलब जिसका, तसु मतलब तकर मतलब जैसे मतलब जेना, तैसे मतलब तेना, मैं मतलब हम। ये इसका जब विद्यापति का पदावली पढ़िएगा तो इस शब्द का बहुत बार प्रयोग आया होगा, मैं। अब देखिए क्रियापद के दृष्टि से क्या किस प्रकार से भिन्नता है। तो प्राचीन मैथिली का क्रियापद का रूपावली जो था वो सरल या संक्षिप्त था। प्राचीन मैथिली में क्रियापद जो था वो सरल और संक्षिप्त रूप में प्रयोग होता था, लेकिन नमे में जो था, नवीन मैथिली, नमे मतलब नवीन मैथिली, नवीन मैथिली में क्रियापद जो है वो सरल संक्षिप्त नहीं है। क्रियापद मैथिली भाषा का क्रियापद वर्तमान भारतीय आर्य भाषा में सबसे अधिक जटिल है, क्योंकि
जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और लेकिन वही प्राचीन मैथिली में क्रियापद सरल था, लेकिन आधुनिक और वर्तमानकालीन जो मैथिली है उसका क्रियापद बहुत अधिक जटिल है। उदाहरण के स्वरूप देखिए, प्राचीन मैथिली में क्या था, भूतकाल के क्रियापद में नमय में मतलब नवीन मैथिली में 21 रूप अभी प्रयोग होता है। जना अच्छी जो है, जैसे देखिए राम जाता है, वहां पे तो सीता जाती है, तो वहां पर है कि सहायक क्रियापद में है का प्रयोग हुआ है, तो सिर्फ है का ही प्रयोग होता है। लेकिन मैथिली में उसको 21 रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे राम जाता है, राम जायत अच्छी, राम जायत छैक, राम जायत छथिन, राम जायत छला वो भूतकाल में हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारा 21 रूप में उसका लोग प्रयोग करता है। तो हमको याद रखना है कि भूतकाल के जैसे मैथिली में उदाहरण ये दिया हुआ है कि भूतकाल क्रियापद में नमय में 21 रूप प्रयोग होते हैं, लेकिन प्राचीन मैथिली में एक सिर्फ 4 रूप छे, 4 रूप छे, अच, अच्छी, अछल और छल। और वही भूतकाल में मतलब छठी वाला रूप में छठी, छला, छलखीन, तो भूतकाल में जो क्रियापद में नवीन मैथिली में 21 रूप का प्रयोग होता है, जबकि प्राचीन मैथिली में एक सिर्फ 4 रूप का प्रयोग होता है, अच, अच्छे, अछल, अछल। अब छंद के दृष्टि से देखिए किस तरह से अंतर है। प्राचीन मैथिली जो होता था वो छंदबद्ध होता था। अभी आपको बताया कि छंद क्या होता है, तो छंद जो है वो लय में गावल और पढ़ावल जाए छंद। जैसे प्राचीन मैथिली में क्या होता था, जैसे नयनक नोर चरण तल गेल। देखिए नयनक नोर मतलब ये एक शब्द हो गया, नयनक माने आंख का जो नोर छले, आंख में जो आंसू था वो कहां चला गया, चरण तल गेल माने पैर के नीचे चला गया। आंख का आंसू कहां चला गया, पांव के नीचे चला गया। उदाहरण है, तो इसमें क्या होता है कि प्राचीन मैथिली में जो हम लोग जो सेंटेंस यूज करते थे उसमें क्या छंदबद्धता बहुत ज्यादा थी, लेकिन आधुनिक मैथिली में वो क्या हो गया कि वो पदखंड जो है धीरे धीरे कम होने लगा। तो प्राचीन मैथिली में यहाँ पे देखिए, इसमें गिन लीजिए कितना वर्ण है, 13 पदखंड है। तो ये पदखंड जो है नवीन मैथिली में कम होता चला गया। ये प्राचीन मैथिली का भाषाई कुछ विशेषता देख लिए, ध्वनि के आधार पे, लिंग के आधार पे, कारक के आधार पे, छंद के आधार पे, ये देख लिए। अब देखिए ये प्राचीन काल का ये हो गया प्राचीन काल का। अब मध्यकाल का पढ़ेंगे कि प्राचीन काल में क्या देख लिया। प्राचीन मैथिली भाषा की विशेषता ध्वनि, कारक, लिंग, सर्वनाम, क्रियापद, शब्दावली और छंद के आधार पर देखा जा सके थे। अब इस आधार पर हम देख लिए प्राचीन मैथिली का, देख लिए अभी। अब उसी तरह से हम ये मध्यकालीन मैथिली का देखेंगे। मध्यकालीन मैथिली की क्या विशेषता है। मध्यकालीन मैथिली की विशेषता भाषा की दृष्टि से मैथिली का मध्यकाल 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच का माना जाता है। और मध्यकाल जो है मैथिली का गद्य काल है। गद्य काल आपको पता है कि जिसमें गद्य वो होता है, इसमें व्याकरण के नियम का पालन किया जाता है। जैसे उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, नाटक हो गया, निबंध हो गया, आलोचना हो गया, ये सब गद्य के श्रेणी में आता है। तो ये मध्यकाल जो है मैथिली का गद्य काल है। और ये जो आदिकाल था, जो प्रारंभिक काल था, उसमें विद्यापति की रचना जैसे आपको बताया, तो विद्यापति ने तो पद लिखा है, पदावली लिखा है विद्यापति ने, वो संस्कृत में भी रचना किए हैं, तो मतलब विद्यापति का पदावली है। लेकिन मध्यकाल में क्या हो गया कि पद के स्थान पर गद्य लिखना भी शुरू हो गया। और इसमें क्या मध्यकाल में पहली बार मैथिली में नाटक और आख्यान का मतलब होता है पौराणिक कथाएं, पौराणिक कहानियां, पौराणिक कथा आख्यान का मतलब। तो पहली बेर मैथिली में नाटक एवं आख्यानक माध्यम से गद्यक व्यापक रूप से प्रयोग है। मध्यकाल में जो है मध्यकालीन मैथिली नाटक यूपीएससी में एक सिलेबस अलग से टॉपिक है। और मैथिली में केवल आधुनिक बीपीएससी में केवल आधुनिक मैथिली नाटक पढ़ना है, लेकिन यूपीएससी में मध्यकालीन मैथिली नाटक भी पढ़ना है। वो डिटेल्स में है, जैसे कीर्तनिया है, नेपाल में रचित मैथिली नाटक है, आसाम में जो नाटक होता है, वहां तक मिथिला नाटक का जो मध्यकालीन जो मिथिला था उसका नाटक का प्रभाव आसाम में भी है और नेपाल में भी है। तो वहां ये डिटेल्स हमको यहाँ नहीं पढ़ने का, हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन ये मध्यकाल जो है ये मैथिली नाटक के लिए बहुत फेमस है। तो पहली बेर जो है मैथिली में नाटक एवं आख्यानक माध्यम से गद्यक व्यापक रूप से प्रयोग है। तो गद्य नाटक में और आख्यान कथा में गद्य का प्रयोग हुआ। और वैसे तो मैथिली में गद्य जो है वर्ण रत्नाकर में ही लिखा गया। जो वर्ण रत्नाकर जो हमको बार बार बता रहे हैं, वर्ण रत्नाकर गद्यात्मक है,
लेकिन क्या हुआ कि जब विद्यापति जी का प्रभाव इतना पड़ा कि वो सभी लोग पद्य में ही लिखने लगे, जो गद्य की जो धारा बही थी वो क्या हो गई कि बंद होने लगी, वो अवरुद्ध हो गया। ओना गद्य लिखवा के परिपाटी वर्णन रत्नाकर से शुरू भेल, लेकिन विद्यापति के पद्य के व्यापक प्रभाव से गद्य लिखवा के परिपाटी माने परंपरा अवरुद्ध हो गया, मतलब वो रुक गया, वो अवरुद्ध हो गया। उसके बाद अब देखिए फिर मध्यकालीन मैथिली की विशेषता विद्यापति के पद्य एवं मध्यकालीन नाटक में निम्न रूप से दृष्टव्य है, मतलब दिखता है, दृष्टव्य मतलब दिखना। जैसे देखिए आदर सूचक मध्यम पुरुष एक वचन सर्वनाम मध्यकालीन मैथिली में जत यहाँ का प्रयोग हो छल, ओतहि आधुनिक मैथिली में अहाँ प्रयुक्त हो। जैसे हम आधुनिक मैथिली में आपको बताया कि अहाँ का प्रयोग होता है, आदर देने के लिए अहाँ प्रयोग करते हैं। उसी तरह से मध्यम पुरुष एक वचन सर्वनाम मध्यकालीन मैथिली में यहाँ का प्रयोग हो रहा था, माने आप जा रहे हैं, माने अहाँ जा रहल छी। तो मध्यकालीन मैथिली में इसके जगह पे यहाँ का प्रयोग होता था। उदाहरण देखेंगे, कभी मध्यकालीन मैथिली का उदाहरण देखिए। जैसे हे नाथ यहाँ कृष्णक संग प्रवेश करो, हे नाथ यहाँ शब्द है, हे नाथ यहाँ कृष्णक संग प्रवेश करो। तो हे नाथ यहाँ मतलब यहाँ, वर्तमान में अगर इसको हम कहेंगे हे नाथ यहाँ कृष्णक संग प्रवेश करो, हे नाथ यहाँ कृष्ण के संग प्रवेश कीजिए। तो यहाँ पे यहाँ मतलब अहाँ हे नाथ आप कृष्ण के साथ प्रवेश कीजिए। तो इसका आधुनिक मैथिली में ट्रांसलेशन होगा और इसमें हे नाथ यहाँ कृष्ण के संग प्रवेश करो। ये उदाहरण है, ये उदाहरण आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए मध्यकालीन मैथिली में उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम हम या हमें का प्रयोग होता था, हम या हमें। मध्यकालीन मैथिली में उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम हम या हमें का प्रयोग होता था, जबकि प्राचीन मैथिली में मैं या मैं का प्रयोग होता था। जो पहले आपको बताया कि प्राचीन मैथिली में मैं इस शब्द का बहुत बार बार प्रयोग हुआ है, मैं। तो इसके स्थान पर मध्यकालीन मैथिली में हम या हमें का प्रयोग हुआ है। ठीक, मैंने हम जायत छी, मैंने हम जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं। हिंदी में कहते हैं मैं जा रहा हूं तो मैथिली में कहते हैं कि हम जायत छी। इसके बाद देखिए मध्यकालीन मैथिली में संयुक्त व्यंजन का खूब प्रयोग हुआ है। मध्यकालीन मैथिली में संयुक्त व्यंजन का खूब प्रयोग हुआ है। संयुक्त व्यंजन का खूब प्रयोग हुआ है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जब दो व्यंजन आपस में मिल जाता है तो संयुक्त व्यंजन से देखिए सुंदर बाजन, नौ आधा नौ है और दो, तो सुंदर बाजन मैंने अच्छा बोलना, अद्भुत स्थान। तो ये अद्भुत में दो जो है नीचे में क्या है इसके हलंत लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है आधा दो हुआ। तो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन का काफी प्रयोग हुआ है। मध्यकालीन मैथिली की जो भाषागत विशेषता है वो ये। इसके बाद देखिए मध्यकालीन मैथिली में बहुपदीय क्रियापद का प्रयोग हुआ। बहुपदीय क्रियापद मतलब जो क्रियापद है उसमें एक से अधिक पद है, उसको बहुपदीय क्रियापद कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे प्राचीन मैथिली में होता था देखियो, ठीक है, देखियो जिसको अभी हम लोग नवीन मैथिली यानी आधुनिक मैथिली में कहते हैं देखैत छी या देखै छी। तो मध्यकालीन मैथिली में बहुपदीय क्रियापद का प्रयोग हुआ है, देखै छी या हमें जाय छो, यानी हम जायत छी। तो मध्यकालीन मैथिली में बहुपदीय क्रियापद का प्रयोग ज्यादा हुआ है, और जबकि प्राचीन मैथिली में बहुपदीय क्रियापद का प्रयोग नहीं हुआ। प्राचीन मैथिली में सिर्फ देखियो एक ही प्रयोग होता था, लेकिन मध्यकालीन मैथिली में इसका बहुपदीय क्रियापद का प्रयोग होना आरंभ हुआ है। देखियो है तो वो देखै छी हो गया। मध्यकालीन मैथिली के व्याकरण में क्रमिक रूप से नियमबद्ध हो चल गए, जाहि से प्राचीन मैथिली में अपभ्रंशक जे छा छल वो समाप्त भ गए। अब ये देखिए, अब जो प्राचीन मैथिली थी तो उसमें अपभ्रंश से होते हुए अभट्ट से होते हुए आया था। तो प्राचीन मैथिली में क्या था कि अपभ्रंश और अभट्ट का कुछ था, मैंने कुछ अंश तो उसका रह ही गया था। तो वो जो मध्यकालीन मैथिली में जब समय का और प्रवाह बढ़ता गया, तो जब मध्यकाल तक आया तो वो जो अपभ्रंश और अभट्ट का जो प्रभाव था वो पूर्ण रूप से लगभग समाप्त हो गया। जैसे कुछ उदाहरण के स्वरूप है, संबंध कारक है, संबंध कारक में संबंध कारक विभक्ति एर समाप्त हो गया। यानी प्राचीन काल में संबंध कारक विभक्ति जो था वो एर प्रयुक्त होता था,
उसके स्थान पे अब क का प्रयोग होने लगा। जो वर्तमान में भी क का प्रयोग होता है मैथिली में, वर्तमान में संबंध कारक में क्या प्रयोग करते हैं? क ही प्रयोग करते हैं ना। ये हमारे संबंधिक छथि, ये हमारे संबंधी है। तो संबंध का जब बोध होता है तो वर्तमान में क का प्रयोग किया जाता है, जबकि पहले जो है था एर का प्रयोग किया जाता था, इसका प्रयोग होता था। इसके बाद देखिए प्राचीन मैथिली में भूत क्रियापद में उ प्रत्यय का प्रयोग होता था। उ प्रत्यय का प्रयोग होता था, उ प्रत्यय, जैसे कि भौ, जिसका मध्यकालीन मैथिली में जो उ प्रत्यय हुआ उसका प्रयोग बहुत ही कम हो गया। उसके स्थान पे अब लौ प्रत्यय का प्रयोग होने लगा। जैसे भेल, मतलब काज भेल, न काम हुआ। जैसे भेल है तो जैसे हुआ के संदर्भ होता है, हुआ मतलब से आपका काम हुआ, अहा का काज भेल। और जब प्राचीन मैथिली में उसके स्थान पे क्या प्रयोग करते थे? भौ का प्रयोग करते थे, उ प्रत्यय का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए उ प्रत्यय है और यहाँ पे क्या है? लौ प्रत्यय है। इसके बाद देखिए सर्वनामक संबंध कारक एवं अन्य विशेषण सम्म प्राचीन मैथिली में विशेषक अनुरूप बदलाव हो चल, जो मध्यकालीन मैथिली में समाप्त हो गए। अब सर्वनामक संबंध कारक और अन्य विशेषण सम्म प्राचीन मैथिली में विशेषक अनुरूप बदलाव होता था। तो सर्वनाम का जो संबंध कारक था और अन्य विशेषण था, वो प्राचीन मैथिली में विशेषण के अनुरूप, विशेषण का जो विशेषता बताता है विशेष, उसके अनुरूप बदलाव। जैसे मोरी मती, तो मोरी मती, ये देखिए मोरी है, मोरी मती। यहाँ पे प्राचीन मैथिली में जो यहाँ पे मोरी मती है, मती है, तो यहाँ पे भी मोरी हो गया। लेकिन मध्यकालीन मैथिली में क्या होगा? मोरी मती है, लेकिन मती के अनुरूप ये नहीं बदलेगा। यहाँ मोरी हो गया, लेकिन यहाँ सिर्फ मोर है। यहाँ मोरी मती था, लेकिन क्योंकि मती आगे है तो इसके लिए रॉ को भी छोटी मात्रा कर दिया। लेकिन मध्यकालीन मैथिली में क्या होगा कि बदलाव इस प्रकार से नहीं होगा कि सर्वनाम का संबंध कारक और अन्य विशेषण सब में विशेष के अनुरूप जो बदलाव होता था वो मध्यकालीन मैथिली में समाप्त हो गया। यहां पे देखिए हमरे बचने, हमरे बचने, तो हमरे बचने का यहां पे क्या हो गया? हम्मर बचने। यहां पे हमरे बचने नोएकार है तो यहां पर हमरे हो गया, लेकिन यहां बचने हैं, लेकिन यहां पे नहीं, रोएकार यहां पे हुआ था, यहां पे रोएकार नहीं हुआ, यहां पे सिर्फ रो रह गया। बड़े मनोरथे, यहां पे मनोरथे था तो यहां बड़े हो गया, लेकिन यहां पे मनोरथे था, लेकिन यहां बड़े नहीं हुआ, यहां पे सिर्फ बड़ी रह गया। इसके बाद देखिए प्रामे में जो था, प्रामे में करण कारक में ये का प्रयोग होता था,